already know कि MHC equals match है wins and I think I told you यही MHC responsible है for graft rejection. Did I tell that to you? Yes, sir. Graft rejection की वही responsible है. RBCs का explanation दिया था क्या? दिया था? नहीं? এখন লিখলে অসুবিধা হবে পরে যদি ক্লাসটা করে যদি আমি লিখি তাহলে आपको याद তোকে है কিছু লিখতে হবে आपके RTCs আমি denucleated हो जाते हैं, isn't it? Majority तुम्हें में क्या समझ में denucleated हो जाएंगे और उनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन हो जाएगा. स्पेसिफिक लाइफ स्पैन कितने दिनों का होगा? What's the lifespan of an RTC? 120 days. 120 days का स्पेसिफिक लाइफ स्पैन हो जाएगा. तो हम लोग जब ग्राफ्ट MHC इम्यूनोसप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. तो अगर मान लीजिए आई हैव अ ब्लड ऑफ P and this is your blood group, right? तो अगर किडनी या दूसरा कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो रेसिपिएंट है उसको इम्यूनोसप्रेस करना पड़ता है. या इम्यूनोसप्रेस मतलब दैट मींस का बॉडी में ग्राफ्ट रिजेक्शन. अगर आपको याद है हमने आपको जब ब्राज पढ़ाया था इम्प्लांटेशन के दौरान भी आपको बताया था कि जो इम्प्लांट होगा सेल स्टेज वो बेसिकली क्या है, वो एक ग्राफ्ट बेस है क्योंकि उसके पास तो अननोन मेटर्नल इंफॉर्मेशन भी है. मेटर्नल इंफॉर्मेशन छोड़ के उस वक्त जो है वो सेल स्टेज सोना पेलुसिरा से हाथ सोने से पहले ही उस पूरे जगह को इम्यूनोसप्रेस कर देता है. मतलब सिस्टम थोड़ा सा टी सेल्स को सप्रेस कर देता है. पैसिव इम्यूनोसप्रेशन. तो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो काफी सारे ऐसे ड्रग्स मिलते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंस का काम करते हैं. तो ये तो हो गया अगर किडनी डोनेट कर रहे हैं या लिवर डोनेट कर रहे हैं, लंग्स का एक फ्रैक्शन डोनेट कर रहे हैं वॉट्सएप. लेकिन जब हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उस वक्त जो है हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन का जरूरत नहीं होता है क्योंकि जब आरबीसीज इन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं उसके सरफेस पे रिसेप्टर बन जाता है जिस वजह से CD47 को रिसेप्टर, ठीक है ना, समझा था शायद कुछ इसमें आता है. एंड वही CD47 को रिसेप्टर्स नेचुरल किलर सेल्स के में भी रहता है. तो आपके नेचुरल किलर सेल्स हो या मेरे नेचुरल किलर सेल्स सबके पास CD47 है और मेरा आरबीसी या आपका आरबीसी इसके पास भी तो CD47 है. एज अ रिजल्ट रिकॉग्निशन हो जाता है जिसके चलते ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इम्यूनोसप्रेशन का जरूरत नहीं पड़ती. सो वी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम लोगों ने किसको लेके बात किया था? इन और उसकी केमिकल्स. एंड देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में वी स्टार्टेड विद मोनोसाइट्स. तो मोनोसाइट्स, these are the largest WBCs. They are capable of phagocytosis and we know that they can squeeze through the capillary pores and form macrophages. And उसके बाद आपके न्यूट्रोफिल्स को हम लोग TMNLs बोलते हैं क्योंकि ये लोग अपना शेप चेंज करते रहते हैं. प्लस इनका जो न्यूक्लियस है वो लोब है एंड लोब के चलते काफी सारे अलग अलग नंबर ऑफ लोब्स, कभी कभार 3 लोब हो जाता है, कभी कभार 5 लोब्स आ जाते हैं उससे. उसके बाद जाएंगे हम लोग अपना मैक्रोफेजेस में. बाकी सब्जेक्ट्स का हमको थोड़ा सा अपडेट कोई दे सकेगा हालत क्या है एज इन सिलेबस कंप्लीशन? अभी नहीं था 42 चैप्टर्स उस चैप्टर बचा है मतलब वो लास्ट वाला तो फिर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. नाम नहीं मिल रहा वरना खत्म हो जाएगा. बस नहीं मिलना चाहिए. स्कॉलरशिप भी सर हाँ बड़े मतलब लेकिन तो और केमिस्ट्री था केमिस्ट्री सब बड़े और से बड़ा देखे तो गैप्स भी लगते हैं. और 6 तो हमारे पास है डिसीजन बायोलॉजी. आप फेब्रुअरी तक हमारा देखते हैं अब वहां से जाते हैं अपना मैथमेटिक्स. तीसरा वाला सेल है एबीसी लिखा था कि 1 2 3 लिखा था एबीसी. मैक्रोफेजेस के बारे में सबसे पहले इनका प्रॉपर्टी है phagocytic. You have to remember
that they are monocytic in origin. And next, you will remember that they are ABCs with MHC2, and those also have MHC1. Macrophages, these are the first cells reach a site of infection. कहीं पर भी कोई भी इंफेक्शन होगा, सबसे पहला सेल्स हमेशा होगा एम मैक्रोफाजेस. यस, सबसे पहला एंटीबॉडी होगा आईजीएम. दोनों ही एम से है. पहला एंटीबॉडी हमेशा जब हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी को लेकर बात करेंगे, आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन घुसेगा, सबसे पहला एंटीबॉडी जो बनेगा वो होगा आईजीएम, जो पहुंचेगा वो भी होगा आईजीएम, एंड सबसे पहला सेल्स पहुंचेगा वो भी होगा एम वाले मैक्रोफाजेस. ठीक है ना, ये डिफॉल्ट दोनों एम से आपको याद रखना है. So macrophages they are of various types, काफी सारे टाइप्स के होते हैं. various types. इसमें आप याद रख सकते हो for cells. You can remember the alveolar macrophages, and thereafter you can remember your osteoclast, chondroclast. बस ये लोग मल्टी एंगेज होंगे. And you can remember histiocytes, tools, lymphatic cells are also a type of macrophage. ये सारे के सारे मैक्रोफाजेस होते हैं. ये सारे टाइप्स तो सारे मैक्रोफाजेस मोनोसाइटिक इन ओरिजिन होते हैं. ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. आई जस्ट सी दैट रिमेंबर दैट. सो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मैक्रोफाजेस का मेथड ऑफ एक्शन समझेंगे. That's a macrophage. Macrophage के सरफेस में MC1, and let us take this is an antigen. ये एक एंटीजन है. जैसे मैक्रोफेज इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा, instantaneously the next step you are going to find the macrophage. डिफॉल्ट इसके सरफेस में सबसे पहले इस एंटीजन को engulf करेगा inside a फाइब्रोसोम. antigen in phagocytosis. phagocytosis करेगा ना, तो phagocytosis करने के लिए सबसे पहले फाइब्रोसोम बनाना पड़ेगा. phagocytosis किया है इसने, बेसिक वन इसके पास है. अब फाइब्रोसोम है, फाइब्रोसोम के अंदर एंटीजन है. फाइब्रोसोम इज गोइंग टू फ्यूज विद अ लाइसोसोम, एंड ये बनेगा आपका structure which is known as the phagolysosome. Or breakdown of antigens
मैकेनिज्म को यहाँ समझाते हैं। बाद में MHC1 वाले का एग्जांपल हम और फिर से ये सिमिलर ये चीज मैक्रोफाज के लिए बाद में भी आएगा, नॉट एक्सप्लेन, इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले एक फाइलोसोम बनता है, फाइलोसोम के साथ लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना, यू पीपल ऑल नो कि लाइसोसोम लिपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, राइट? दे आर नोन एज द सेल बैग्स ऑफ सेल्स एंड डिफॉल्ट ऑफ कोर्स उसके पास इसका MHC1 स्टेज है। उसके बाद अब अगर हम लोग अपना मैक्रोफाज को देखें, MHC1 उसके पास है। यहाँ पर इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंथेसाइजर्स, पहले आपको अभी कुछ देर पहले बोला है कि आपके MHCs जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, these are proteins, synthesizers MHC2 एंड अब देखा जाएगा कि आपका ये रहा MHC2 एंड आपका एंटीजन ऑलरेडी प्रोसेस्ड, एंटीजन डाइजेस्ट किया। This is going to be a macrophage displaying antigenic proteins on its surface with the help of MHC2. कॉन्सेप्ट समझना है कि नहीं, डायग्राम फॉलो करके देखिए। सबसे पहले एंटीजन को ये होल्ड करेगा। एंटीजन को होल्ड करने का रीजन क्या, एंटीजन के पास MHC1 नहीं है, यस, तो इसलिए इसने एंटीजन को ट्रैप किया, फैगोसाइटोसिस किया। फैगोसाइटोसिस जब करेगा ऑब्वियसली एक वैक्यूल बनता है, सो दैट वैक्यूल इज नोन एज द फैगोसाइट। उसके बाद ये मैक्रोफाज का फैगोसोम मैक्रोफाज का लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो बन गया कॉमन फैगोलाइसोसोम जहां पर एंटीजेनिक पार्टिकल्स को तोड़ दिया जाएगा। आपका जो एंटीजन था, कॉम्प्लेक्स एंटीजन होता है, एक्चुअली दे कुड बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, वी टॉक्ड अबाउट एंटीजन सिंथेसिस, दे कुड बी न्यूक्लियोप्रोटीन्स या फिर शायद हैप्टेन्स था, कोई दूसरा प्रोटीन के साथ कंबाइन, जो भी हो, आपका मैक्रोफाजल जो एंजाइम्स है लाइसोसोम के, वो उस एंटीजन को तोड़ देगा। एंटीजन को तोड़ते हुए उसी वक्त मैक्रोफाज एक सेल है ना, एंड ऑफ द डे, तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुरंत क्या करेगा, तब जाके MHC2 बनाता है। एंड फिर मैक्रोफाज जो है अपने सर्फेस में MHC1 कॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ and MHC2 to indicate कि I am poison, I am abnormal, identify me, why am I abnormal, इसलिए मैक्रोफाज को बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये भी MHC2 के साथ अपना एंटीजन्स को जो है वो पॉइजनस टॉक्सिक पार्टिकल्स को बाहर पूरा इम्यून सिस्टम के पास एक्सपोज कर देता है, जो बाकी सेल्स के पास कैपेसिटी नहीं है। आपका न्यूट्रोफिल्स यहीं तक आके खत्म हो जाएगा, फैगोलाइसोसोम बनाएगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, एंटीजन को तोड़ दिया, बस न्यूट्रोफिल वहीं तक खत्म। न्यूट्रोफिल उसके आगे ये चीज नहीं कर सकते। दैट मींस बिना इस MHC2 का आप एंटीबॉडीज तैयार नहीं कर सकोगे। ये चाहिए होगा क्योंकि आपका वो इम्यून सिस्टम एडेप्टिव इम्यूनिटी समझेगा कैसे कि क्या एंटीजन है, तो बनाएंगे कैसे कौन से वाले एंटीबॉडीज, ठीक ना। तो ये है फर्क, आपका न्यूट्रोफिल यहीं पर आके बंद हो जाएगा। लेकिन जब आपका ये मैक्रोफाजेस काम करेंगे तो देखो उनका ये मैकेनिज्म है, इसलिए दे आर नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो दे व्हाट आर दे डूइंग, they are displaying the antigens. So macrophage displays the antigenic proteins on its surface with the help of MHC2, इसलिए इनको APCs बोला जाता है। And as such अब क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद NK सेल्स, उसके बाद आपका complement proteins, we talk about complement proteins, and then you will have the T cells, so साथ ही साथ basophils. I hope class you remember basophils अगर है तो वो blood में है, and अगर mast cells है तो वो tissues में है। You remember ना, mast cells and basophils का function same है,
तो बेस्ड ऑन द साइज बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स। सो ये सारे के सारे रश in site of infection. Always remember, if an antigen has entered into your body, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एंटीजन है, एक स्पूनफुल ऑफ इन्फेक्टेड वाटर में ढेर सारे एंटीजन आपके सिस्टम में घुस चुके हैं। एंड जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एंटीजन मैक्रोफेजेस जो है तुरंत प्रोसेस कर सकेंगे। कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, कुछ शायद न्यूट्रोफिल्स में जाके बस वहीं पर कहानी वहां तक खत्म हो गया। तो वो न्यूट्रोफिल जब डिसइंटीग्रेट होगा, वो एंटीजेनिक पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहेंगे। गेटिंग? सो इट इज वेरी एसेंशियल कि कम से कम एक होने से भी मैक्रोफेज पे पकड़ने हैं। बाकी हो सकता है कि दूसरे सेल्स में घुस के और भी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ा लिया। बैक्टीरिया आपका 20 मिनट में डबल हो जाता है। Isn't it? So ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही एंटीजन घुसा है। नहीं, point of view would always be entering. Even if it is one, it is not always necessary कि उसको तुरंत मैक्रोफेज पकड़ लेगा। हो सकता है वो 3-4 सेल घूमने के बाद ऑलरेडी अपना पॉपुलेशन को डबल कर चुका है और तब जाके मैक्रोफेज के पकड़ने हैं। तो ऐसे काफी सारे एंटीजन प्रेजेंट होंगे। कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसे डिस्प्ले कर सकेगा कि देखो ये है एंटीजन। तो उस पर्टिकुलर साइट में न्यूट्रोफिल्स भी पहुंचेंगे। न्यूट्रोफिल्स उस इन्फेक्टेड सेल मैक्रोफेज में इन्फेक्टेड सेल है उसको इंगाल करने का कोशिश करेगा। वहां पर नेचुरल किलर सेल्स क्या करेगा, उसके चारों तरफ ग्लाइसाइड्स डाल के परफोरेट कर देगा उसके सरफेस में, ताकि बाहर का फ्लूइड अंदर घुसे एंड वो लाइज हो जाए। लेकिन जब लाइज हो जाएगा फिर से एंटीजेनिक पार्टिकल्स इधर उधर घूमने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो उनको टैकल करना होगा। तो उनको टैकल करने के लिए आप टी सेल्स जो है, टी सेल्स उनको पकड़ लेंगे। अब टी सेल्स जैसे इनको पकड़ेगा, टी सेल्स में काफी सारे 4 किस्म के होते हैं। किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। मान लो वो किलर टी सेल के पास गया। किलर टी सेल इज ओनली अ पार्ट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो सिर्फ फैगोसाइटोसिस कर सकता है, तो वो उसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा। लेकिन फैगोसाइटोसिस करते करते शायद एक हेल्पर टी सेल भी वहां पे पहुंच गया था, वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले एंड फिर वो दौड़ के जाएगा आपके बी सेल्स के पास। बी सेल्स को इंफॉर्मेशन देगा कि अरे भाई ये वाला एंटीजन बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है बॉडी में। तब जाके आपका जो बी सेल्स है बनाएगा वो पर्टिकुलर एंटीजन टाइप का प्लाज्मा सेल्स, कार्टवील सेल्स, एंड फिर आपका कार्टवील सेल्स रिस्पांसिबल होगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी को बनाने के। एज अ रिजल्ट नेक्स्ट टाइम ये एंटीजन इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन पहली बार इसको थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, स्पेशली अगर हम लोग नेचुरल एक्टिव वाला पोर्शन को देखें, वहां पर एक ग्लैक्स्ट्राइन का जरूरत है। आप लोग जब वैक्सीन लेते हो, पहले थोड़ा सा बुखार होता है, उस वक्त ये सारी चीजें चल रहा है आपके बॉडी। सेकेंड टाइम जब लोगे तब बुखार नहीं होता है, क्योंकि अब एंटीबॉडीज ऑलरेडी विद मेमोरी आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो आपका अगर ये मैक्रोफेजेस नहीं होता एज अ प्राइमरी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तब हम लोग अपना टी सेल्स को जगा नहीं सकते। These macrophages, remember, they are a very important link, जिसके बिना आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी बन ही नहीं सकता। न्यूट्रोफिल्स तो कहानी वही खत्म कर देगा बस। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपका एंटीबॉडीज तैयार हो? बिना मैक्रोफेजेस का आपका सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आपका HIV मॉलिक्यूल घुसता है मैक्रोफेजेस के अंदर, दिमाग लगा के घुसता है आपके हेल्पर टी सेल्स के अंदर। हेल्पर टी सेल्स को इंफॉर्मेशन देगा एंटीबॉडीज बनाओ, वो उनके अंदर घुसता है एंड मैक्रोफेजेस के अंदर घुस के बैठा रहता है। एज अ रिजल्ट आपका इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एक मेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हमेशा टू साइट ऑफ इन्फेक्शन पहले पहुंचेगा, वो उसी को पैरालाइज स्टेट में छोड़ देता है। वो एंटीजन को डिस्प्ले नहीं कर सकता है एंड वो जाके घुस जाता है आपके हेल्पर टी सेल्स में, जिसके चलते एंटीबॉडीज कभी भी नहीं बन सकती। As a result, you suffer from acquired immunodeficiency syndrome. In HIV, what do you have? HIV में basically आपके बॉडी में अल्सर्स होंगे, आपका बॉडी निमोनिया का शिकार होगा, आपके बॉडी में होगा डायरिया, आपका होगा एपेटाइट लॉस, आपका होगा लॉस ऑफ आईसाइट,
इंसान का होगा डिमेंशिया, मेमोरी, भूल जाना चीजों, yeast infections, parasitic infections, कोई भी टॉक्सिन कुछ भी हो गया, इंसान बस इसका पूरा सिस्टम को खत्म कर देगा। HIV by itself doesn't cause a specific disease, लेकिन आसपास के जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब के लिए दरवाजा खोल देते हैं। तुम लोग सब आओ, आपके बॉडी को इन्फेक्ट, क्योंकि हमने मैक्रोफेजेस को एंड हेल्पर टी सेल्स को डिसेबल कर दिया। एज अ रिजल्ट तुम आराम से यहाँ पर आके भंडारा हो भंडारा। Yes, an open house, come and eat as much as you want. There is nobody to object. I think that's what they do. Anyhow, so macrophages का ये mechanism of action I hope it's clear to you, right? So disciplines masters rush to the site of infection and तो ये macrophages का action है। के बाद यहाँ पर हमारे पास the number D component out here is going to be what we call as the cytokines. Cytokines, these are approximately 50 small plasma proteins in blood circulation. Which are responsible for forming a membrane attack complex. तो इन शॉर्ट बोला जाता है एमएसी। साइटोकाइन्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं आपके प्लाज्मा में सर्कुलेट होते हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल्स। Enlightening workshop for parents how to have nutrition. तो एनरोल किया है या लोग तो पेरेंट है हमारे पेरेंट्स को एनरोल नहीं किया। कौन सा खाद खिलाना चाहिए, हाँ कौन सा चारा खिलाना चाहिए, नीट एग्जाम से पहले पेरेंट्स को एनरोल करना चाहिए था। पढ़ सीखना पढ़नी क्यों पढ़े चल बच्चों के नीचे लगी कौन चारा खावा चला बच्ची कर उसमें क्यों पढ़े भात खावे ना आटा खावे ना गौ बुरे मुकर बोलते चीजें बोलते हैं ना कुछ चलेगी नाचने पड़े नीचे एग्जाम ठीक पर होगा ना। Alright, so supposing now you have to cytokines का mechanism समझ। So you have this is an infected cell. कोई भी इन्फेक्टेड सेल हो सकता है, न्यूट्रोफिल ने एक पैथोजन को पकड़ा है वो भी इन्फेक्टेड है, बॉडी का कोई भी टिश्यू सेल के अंदर घुसा है वो भी एक इन्फेक्टेड सेल, ठीक है ना। सो दिस इज एन इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल हमेशा डिफॉल्ट एक अबनॉर्मल सेल होता है। हम लोगों ने मलेरियल पैरासाइट में शुफनस डॉट्स बताया था ना, व्हेन आरबीसी इज एन इन्फेक्टेड सेल तो सरफेस में क्या था डॉट्स था शुफनस डॉट्स। अगर आपका एंटीजन आपके सेल के अंदर घुसता है वो कहीं ना कहीं कुछ एक टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन्स हो सकता है, एंडोटॉक्सिन्स हो सकता है, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा, ठीक है। सो ये एक इन्फेक्टेड सेल है। सो इस इन्फेक्टेड सेल के आसपास nearby are the complement
proteins which identified or which are capable ठीक है यहाँ पर क्या लिख के दिया है तुम लोगों को please write down complement system sorry system these small plasma proteins all ठीक है बात भी लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिख दो साइटोकाइन बांधे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है so if you're capable of recognizing normal cells ये आपका normal cell and ये आपका complement I'm giving you an example supposing this is a complement which is known by C3 ये complements होते हैं ना ये लोग C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10, 11, 12, 13, 14, 15. C15 के आसपास ये लोग होते हैं and they have their sub varieties A, B, A1, B, C1 इस तरह के उनके sub varieties ठीक है so supposing you have this is C3 this is a complement protein this is a complement protein instantaneously C3 क्या करेगा C3 is going to divide and produce C3A देगा आपको C3A and ये बनाएगा C3B जैसे ये इन्फेक्टेड सेल के आसपास आएगा एक तरफ ये C3A बनाएगा एक तरफ ये C3B बनाएगा C3B जो है will work on C5 इसके चलते आपका C5 अब बनाएगा C5A and C5B हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं जस्ट एक पर्टिकुलर पाथवे का एग्जांपल से समझा रहे हैं सो C3A activated because of an infectious cell produces C3 and C3B C5 activated हुआ इसके चलते ये बनाएगा C5A and C5B ये दोनों this two of them activate mast cells mast cells क्या रिलीज करेगा at the site of infection अगर आपको एक मच्छर काटता है आपने ऑब्जर्व किया वो जगह दर्द होता है फूल जाता है खुजली होता है लाल हो जाता है तो सब गर्म होता है एंड ऐसे करके खींचता है अंदर स्पैज़म्स होते हैं ठीक है ना वो जगह अचानक से बहुत ही इरिटेशन हो जाएगा तो जितना आप खुजली करते जाओगे बहुत टूटते जाता है उसके बाद बहुत जोर से खुजली कर दिया शायद वो मस्कीटो जो है अपना प्रोबोसिस का एक टिप छोड़ के जाता है वो शायद निकल जाता है तो फिर वो इस तरह से थोड़ा सा खून निकलेगा एंड बैठता है नहीं तो एक दिन बाद भी फिर से आपको सुबह शायद कल मच्छर काटा था फिर से वहां खुजली करोगे तो फिर से इरिटेशन फिर से जाता है तो वहां पर मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं सो एक्टिवेट मास्ट सेल्स एंड अब देखेंगे हम लोग साइकिल्स की यहाँ पर दो चीजों का एक्टिवेशन हुआ मसल्स एंड साइकिल्स इन द मीन टाइम आपका C5B C6 के ऊपर काम करेगा C6 काम करेगा C7 के ऊपर
ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है मेनली इस काम के लिए, बाकी लोग नहीं करते उतना, ये दोनों काम। आपको ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ समझना है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। G7 एक्टिवेट करता है C8 एंड C8 एक्टिवेट करता है C9। ये क्लासिकल पाथवे, ऐसे बहुत सारे पाथवे चलते हैं, ये मोस्ट कॉमन पाथवे है। सो देखो एक के बाद ये एक्टिवेट क्यों हुआ था, क्योंकि पास में एक अबनॉर्मल सेल था, इसके चलते इसका एक्टिवेशन, ठीक है। तो कितने सारे C9 तक एक्टिवेट हुआ। एंड नाउ इफ वी लुक इनटू दिस इन्फेक्टेड सेल, ये इन्फेक्टेड सेल था, हमारा पैथोजन को डिफॉल्ट हमने यही कलर दिया था, ठीक है ना। चारों तरफ इसका यू हैव C5B, you have C6, you will have C7, you will have C8 and you will have C9. ये लोग इस पर्टिकुलर सेल को घेर लेते हैं, they surround this cell and at the same time यहाँ पर आके पहुंचता है आपका mast cells release histamine, सेरोटोनिन, और अगर जरूरत पड़ा रिमेम्बर ना एंटीकोएगुलेंट, यस, ये नहीं तो वहां खून जम जाएगा, उस खून को निकाल देना है। देखते हो ना, लोग बोलते हैं ना चोट लगा तो थोड़ा सा खून निकल गया तो ठीक है, दर्द कम होता है, खून नहीं निकलते तो वहां पर दर्द ज्यादा होता है। इट्स नेसेसरी कि वी हैव सम सॉर्ट ऑफ हेपरिन आल्सो टू बी प्रेजेंट आउट देयर एंड यहाँ पर विल हैव दी फाइनली आपका इस सेल का हालत क्या होगा। इस सेल को ये लोग शूट करेंगे ब्रेकडाउन, इस सेल का डैमेज स्टार्ट होगा, राइट। सो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, तो दिस ये लोग जो सब एक साथ जुड़ गए, दे फॉर्म व्हाट इज नोन एज द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। के चलते एबनॉर्मल सेल अंडरगोस लाइसिस, जाएगा फट जाएगा, एबनॉर्मल सेल undergoes lysis and attracts करेगा macrophages, macrophages ही antigen presenting cell, neutrophils लगता है यहाँ पर जरूरत है सिम्प्लोसाइट का, सकता है यहाँ पर जरूरत है cells का। You see another factor which is known as the tumor necrosis factor. And of course, T cells. तो ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन में आएंगे, ठीक है। अब इस साइट में आया तो मान लो मैक्रोफेज हमेशा पहले पहुंचेगा, तो मैक्रोफेज क्या करेगा, उस एबनॉर्मल सेल को जो फट चुका था, वो सारे फटे हुए हिस्सों को वो फैगोसाइटोसिस करेगा। कहीं ना कहीं उन फटे हुए हिस्सों में वो एंटीजन अधमरा हो, बेहोश हो, चंगा हो, जो भी हो है, उसको वो फिर से लाइसोसोम के साथ तोड़ेगा, तोड़ के अपना MHC देते हुए एक्सपोज कर देगा आपका immune cells. T cells are present out here. We can once again start a process of antibody formation. तो आपके बॉडी में सारा दिन एंटायर डे, खुद सोच लो, आप जब वाटर पीते हो, क्या आप रोज इस पानी का बॉटल को स्टेरिलाइज करते हो? I don't think so. Some of you must be washing this bottle off once in a week. सुबह शाम आप इसमें जो है मुंह डाल के पानी पीते हो, अगला बार पानी भरने से पहले उसको आप थोड़ा सा वॉश कर लेते हो, खत्म। But do you know how much of my
microorganisms and antigens are present in this bottle. आपका हाथ सारा दिन contaminated है. आप जितना बार भी उस बॉटल को खोल रहे हो, पकड़ रहे हो, कहीं ना कहीं कंटामिनेशन जा रहा है. And the entire day आपका immune system यही काम कर रहा है आपके. आपको खुद नहीं पता कितने एंटीजेंस आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं. एंड कॉन्टिन्यूसली इसी मैकेनिज्म से लगातार अपने आप ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. तो पैदा होने के बाद जब तक हम लोग माँ की वूम के अंदर थे, वो प्रोजेस्टेरोन वाला प्लग, ओरियोन, एम्नियोन सब कुछ मिला के हम लोग काफी स्टेराइल कंडीशन में थे. कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स अंदर एंटर नहीं कर सक रहा था. लेकिन जैसे ही हम बाहर आए और हमने पहला सांस लिया, फर्स्ट ट्राई, याद रखना उस पहला सांस के साथ ही कुछ एंटीजेंस आपके बॉडी में ऑलरेडी घुस चुके हैं. यस, and each and every day that you're traveling, you really don't know आपके मतलब there are millions of such antigens which are entering your system every day. लगातार कोई ना कोई सेल, कोई ना कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है. और हम लोग को ये भी पता है कि हर जगह स्टेम सेल्स प्रेजेंट है. नए सेल्स हमेशा बन सकते हैं. आपके एपिथेलियल सेल्स हमेशा नहीं बन जाते हैं. Isn't the stem cells are present everywhere? तो कुछ सेल्स लगातार एवरी डे का बेसिस पे डैमेज हो रहे हैं. And this is how the mechanism continues. Yes, so ये है आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्या कर रहा है ताकि वो सेल आगे और झमेला नहीं करे. अबनॉर्मल सेल होगा, अगर ऐसे अबनॉर्मल सेल्स आपके बॉडी में जमते रहेंगे टॉक्सिन्स बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि एंटीजेंस कुछ लोग घुसते ही टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं एंड कुछ लोग सेल के अंदर बैठ के सेल को खाते हैं, फिर फट के निकलते हैं, अपना पूरा पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेल के अंदर. 1 से 100, 100 से 2000, 2000 से शायद 10,000 एंड देन आसपास के 10,000 सेल्स में इन्फेक्ट करते. तो जैसे ही इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, चारों तरफ बैठ जाएगा इसका ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. तो हम लोग कहीं भागने नहीं देंगे, तो हम लोग बर्बाद करके छोड़ेगा. तो वो लोग ये साइटोकाइन्स आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को इंसर्ट करेगा. सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड, रिलीज ऑफ दैट. ये तो अंदर छुप के बैठा रहेगा. वो जब तक नहीं निकलेगा तो बाहर किसी को तो पता ही नहीं चलेगा क्या दिक्कत है. मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज करता है, आपके आरबीसीज को रिकॉग्नाइज करता है. When we talked about Plasmodium falciparum, क्यों आरबीसीज का लाइसेंस होगा, क्यों आरबीसीज बर्स्ट करते हैं, समझ में आया क्यों बर्स्ट करते हैं? क्योंकि ये लोग काम करते हैं. बर्स्ट करने का रीजन भी यही लोग है, वो खुद से बर्स्ट नहीं होता है. ये लोग उस अबनॉर्मल सेल को आइडेंटिफाई किया और उसको रप्चर करा दिया. नो डाउट रप्चर करा के चलते वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है. लेकिन उस वक्त आपके इम्यून सेल्स पूरी तरह से कोशिश करते हैं किस तरह से एंटीबॉडीज जनरेट कर सकते. अनफॉर्चुनेटली जनरेट नहीं होती. ये पैरासाइट बहुत ही क्लेवर पैरासाइट, आई मीन द टॉक्सिन इज अ वेरी क्लेवर एंड एफिशिएंट टॉक्सिन. तो ये इस तरह से आपका काम होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का. याद रखना मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर हमने आपको ये दिया है साइटोकाइन्स. क्लियर? तो अब तक का नॉलेज में आपके पास पहला क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ठीक है ना? अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इवेड हुआ तो कौन जनरेट होगा? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. एंड आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन है? फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाज. वो डिफॉल्ट आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट करेगा. एंड यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड लाइन के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखने का काम है आपका साइटोकाइन्स. तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सपोजिंग एक एग्जांपल दे देते हैं मैक्रोफाज. एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास आपका टी एंड बी सेल्स. माइक्रोफाजेस जो एपीसी से दिखाते हैं कि भाई मेरे पास एंटीजन है, किसको दिखाएगा? इसको. वो इंफॉर्मेशन इसके पास मेन ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके ये साइटोकाइन्स. साइटोकाइन्स जो है, साइटोकाइन्स आर सेल सिग्नलिंग molecules, also called hormones of the immune system. हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था साइटोकाइन्स का रिलीज होता है, याद है?
Cytokines, copper T. Every day around 50 micrograms of copper is discharged, and this promotes the release of cytokines. So what is copper? Copper is that toxin. तो टॉक्सिन्स जब आपके यूट्रस के सेल्स एंडोथेलियम के सेल्स में घुसते हैं, अब नॉर्मल सेल्स हो जाते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड उस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के दौरान ढेर सारा साइटोकाइंस. नाउ व्हेन स्पर्म्स विल एंटर, एवरीवन इज रेडी. मैक्रोफेज से शुरू करके, न्यूट्रोफिल से शुरू करके, टी सेल से शुरू करके, हर कोई वहां पर फौज लेके तैयार है. कोई स्पर्म घुसो तो तुमको हम लोग getting copper CUT, CU7, multilode 375 promotes the release of cytokines in the uterus. So these are those cytokines. देखो link है वहां पर. So cytokines are self-signaling molecules, also called hormones of the immune system. So they act as mediators between the second and third line of defense. As a result, आपका ये जो copper discharging IUDs है, what are they behaving as? They are just behaving as antigen-stimulating system, and they promote the release of these various second and third line of defense वाला molecules. तो जब तक आपके सिस्टम में है, sperms पहुंचेंगे, सारे sperms को तुरंत डैमेज कर दिया जाए. आप जब इसको लेना बंद कर देते हो, we didn't say कि instantaneously reversible है, but it takes 2 to 3 months. क्या हो गया? इतना हंस रही हो? हाँ, शादी हो गई है क्या? Why are you smiling? Somebody proposed to you this morning? Huh? It's your birthday? But there will be some reason to smile. तब से पिछले 15 मिनट से she is smiling and smiling and smiling. What happened? What's the special event? Secrets, ऐसे वाले secrets share करने चाहिए public में, है ना? दुख वाले secrets लोग share करते हैं, सुख वाले share करना चाहिए. Who's that? It's motivating you to smile इतना. हाँ? कुछ नहीं. पक्का she got a proposal and passed at the 7.0. नहीं तो कोई इतना खुश नहीं होता. तो बंदा जो है उस तरह से दौड़ दौड़ के आया होगा, बस गाड़ी वाड़ी सब रुक गया होगा, तो everything slow motion, ला 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 मतलब गाना भी वैसा वाला फील होगा. इतना मुस्कुरा रही, मुझे मुस्कुराया जा रही. पक्का शॉकिंग है. नो, तो बाबू लोग को भी रुकना बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है, नीट कर लो, नहीं तो बाद में खाली बाबू का चूल्हा चौका संभालना होगा. Alright. So this is the logic behind cytokines and copper T. I hope you understand now what this copper T does. And इसीलिए क्यों copper T उतना favorable नहीं है? क्यों प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन वाले या सिंथेटिक एस्ट्रोजन वाले ज्यादा फेवरेबल? इससे आपको मिल गया आंसर. इतना सारा इम्यून सेल्स हम लोग मेमोरीज बना के रख देंगे स्पर्म्स के खिलाफ. Wouldn't be a very sensible way to control or have a method of control. Yes, because some cells might have memory. We know that T cells do have memory, and they might harm the sperms. Okay. तो ये जो आपके cytokines है, these are of 4 types. Remember, we are still in the second line of defense. ये 4 types में interferons. Lymphokines. Interleukins. Interleukins को लेके कहीं हमने आपको जब हार्मोन समझाया था, I told you about interleukins. Helper T cells and B cells के बीच में communicate करने के लिए autocrine and paracrine secretions में interleukins का mention हमने आपको किया. And the next one is going to be the
tumor necrosis factor. तो ये साइटोकाइन्स जो आपके हार्मोन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है, आपका पूरा इम्यून सिस्टम को नींद से जगा देता है। ये लोग 4 किस्म के होते हैं: इंटरफेरॉन्स, लिम्फोकाइन्स, इंटरल्यूकिन्स एंड द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। रणवीर सिंह, विराट कोहली, इस वन, रोहित शर्मा का फैंस कम होगा लड़की में। फैंस विराट कोहली सबसे ज्यादा होगा। कौन सा? ऐसे देखने में कम से कम कुछ तो क्लू दो। हैप्पी ऑल्सो। शर्मा भी रही है। पक्का इन्वेस्टिगेट। बाबू को एक काम दो, बाबू बोलो एक काम करो, मार्केट में कितने कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइप्स है सबका लिस्ट हमको जमा करो। अगर तुम सक्सेसफुल हुआ हमको पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का लिस्ट जमा करने के लिए, दुनिया में कितने सारे अलग अलग किस्म के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तब आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल। बाबू भाग जाए, बाबू विल रन अवे, है ना? हो गया? तो सबसे पहले नंबर 1, इंटरफेरॉन्स। Interferons, they are a part of the second line of defense. इनका mechanism. जब इन्फ्लुएंजा होता है मेडिसिन लेते हो? इन्फ्लुएंजा होता है, वायरल फीवर होता है, मेडिसिन लेते हो? कौन सा मेडिसिन लेते हो? What medicines? Just tell me the name of medicine. Any medicine that you take when you have viral fever. पैरासिटामोल वो बुखार घटाता है, बॉडी पेन कमाता है, और कुछ It's an antibiotic. And what are antibiotics? Antibiotics are basically toxins of bacteria or toxins of fungi which counteract each other and are responsible for control of bacterial and fungal infections. ठीक है? वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिकेशंस नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर फिर आपको ये एंटीबायोटिक्स क्यों देता है? उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम बहुत गिरा हुआ रहता है, बहुत वीक होता है, वायरल अटैक। अभी एचआईवी के बारे में बोला था ना, वायरस उसके सारे सेल्स को डैमेज करने का कोशिश करता है, बॉडी वीक हो जाता है। दूसरे अलग अलग किस्म की जनरलाइज्ड वायरल अटैक में भी दूसरे एंजाइम्स, दूसरे टॉक्सिन्स आपके बॉडी पे इफेक्ट कर सकते हैं। देखना जब आपको वायरल फीवर होता है तो कभी लूज मोशन होना शुरू, कभी कभार बहुत सीवियर कोल्ड एंड कफ हो जाता है। लेकिन असल में राइनो फीवर याद है ना, वायरल इन्फेक्शन, हेडेक है, नेसल कंजेशन है, सोर थ्रोट एंड कफ, बस वही तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लूज मोशन, वीकनेस एंड बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स, आईज में वाटरिंग, काफी सारे और प्रॉब्लम्स भी साथ में दिखाई देते हैं। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखने के लिए, ताकि कोई बैक्टीरिया या फंजाई आपकी बॉडी को कोई पैथोजन इन्फेक्ट नहीं करे, आपको दिया जाता है एंटीबायोटिक्स। लेकिन अगर इनकेस आपके पास वायरल इन्फेक्शन है एंड आप नहीं भी लेते हो कोई मेडिकेशन, एज इन द केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, विदिन 3, 5 और 7 days आप क्योर भी हो जाते हैं। बहुत लोग मेडिसिन नहीं भी लेते हैं। Anyone out here who doesn't take medicines when you get fever? You don't take, right? But you generally tend to get cured fine after 2-3 days time, आप ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट है इंटरफेरॉन्स, राइट? सो इंटरफेरॉन्स आर द वंस, so their mechanism is to control virus attack on human body cells.
इंटरफेरॉन्स वायरल अटैक्स आपके बॉडी सेल्स के अंदर कंट्रोल करने का कोशिश करता है. सो लेट अस लुक इनटू दिस इज एन इन्फेक्टेड सेल एंड आपका वायरल पार्टिकल. सो आपका वायरल पार्टिकल ये रहा आपका वायरल पार्टिकल. लेकिन क्लास आई होप यू विल एग्री कि आपके इन्फेक्टेड सेल के आसपास तो नॉर्मल सेल्स भी है. सपोजिंग ये एक पर्टिकुलर यहाँ पर मुंह में जीभ के पास कोई एक सेल के अंदर घुसा एक वायरल पार्टिकल, लेकिन आसपास तो और भी सेल्स हैं. सो यू हैव अनइन्फेक्टेड सेल्स. ये सारे के सारे सेल्स अनइन्फेक्टेड. Only the white is the infected cell. Let me label first. That we have a infected cell. That's a viral infection. Infected cell हो सकता है, आप टिश्यू भी बोल सकते हो. हम लोग यहाँ पर एक सेल को लेके काम करते हैं. सो वो इन्फेक्टेड है एंड इसके आसपास जितने भी सेल्स है ये नॉर्मल सेल्स. इन्फेक्टेड सेल हमेशा क्या बोला जाता है उसको? नॉर्मल सेल. आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एमएससी फॉर्म होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. इन्फेक्टेड सेल है, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज सब कोई आके पहुंचेंगे. कहीं ना कहीं आपका इस पर्टिकुलर ये सेल को अगर ये लोग छोड़ देंगे तो ये सेल क्या करेगा? अगर एमएससी नहीं बनेगा इसके चारों तरफ, ये वायरल पार्टिकल रेप्लिकेट करेगा. किसको यूज करेगा? आपका होस्ट सेल जीनोम को लेकर. ये अपना जैसा मल्टीपल कॉपीज बनाए. ठीक, 15-20 कॉपीज बनाएगा. अल्टीमेटली ये सेल बर्स्ट करेगा. ठीक, एमएससी के चलते बर्स्ट करेगा, लेकिन इसने 15 कॉपीज बनाए थे तो आसपास के सेल्स में वो कॉपीज घुस जाएंगे. ये लोग फटेंगे, 50 कॉपीज होंगी, 50 सेल्स इन्फेक्टेड होंगे. फटेंगे तो 100-150 सेल्स इन्फेक्टेड होंगे. आपका पूरा बॉडी का सेल्स इस तरह से डैमेज हो सकता है. तो आपके इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? Interferons, practice, these are nothing but cytokines, which are the hormones of the immune system at the site of infection or an abnormal cell, enter the normal cells surrounding the abnormal cell and paralyze the DNA machinery of the cells. तो इंटरफेरॉन्स abnormal सेल में घुसेगा नहीं. घुसेगा किसके पास? आसपास में जो पिंक में abnormal नहीं, नॉर्मल सेल्स है. एंड इन नॉर्मल सेल्स में घुस के क्या करेगा? उनका डीएनए मैकेनिज्म को स्टॉप कर देगा. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देगा. ब्लॉक कर दिया. When the infected cell bursts, the numerous replicated viral genome entered. Okay, they will fail to replicate any further.
That's other normal cells are protected from viral attack. Finally, the interferon treated cells are destroyed by MAC. This तो यहाँ पर एक मिनट, व्हाइट वाज द एबनॉर्मल सेल, तो जब फटेगा तो इन्फेक्शन घुसेगा पिंक वाले सेल्स में, तो पिंक वाले सेल्स इंटरफेरॉन ट्रीटेड है, ये लोग रेप्लिकेट करने नहीं देंगे आपका वायरल पार्टिकल। एज अ रिजल्ट वायरल पार्टिकल्स यहाँ पर इनाच होकर रह जाएंगे। तो बाहर का रेड सेल्स को आपने प्रिवेंट कर लिया फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, एंड इन द मीन टाइम तो ये जो इनका डीएनए मैकेनिज्म को स्टॉप कर दिया मशीनरी को, ये तो अबनॉर्मल हो गए। तो पिंक वाला सेल्स भी अबनॉर्मल है, एमएससी आके मैक्रोफेजेस आके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रिजल्ट आपके नॉर्मल सेल्स प्रोटेक्टेड भी रह गए एंड आपका वायरल इन्फेक्शन क्योर भी हो गया। तो आपका बॉडी में वायरल इन्फेक्शन इस तरह से क्योर होता है। तो डे इन डे आउट हमारे बॉडी में जो इतने सारे पार्टिकल्स घुसते हैं वायरल, सब इस तरह से जब हमारा इम्यून सिस्टम नहीं सकता है, जब फेरॉन्स निकालते रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपका HIV, ठीक ना, HIV का दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पर मैक्रोफेजेस आने थे ना, मैक्रोफेजेस ही इन्फेक्ट करके रहते हैं। एज अ रिजल्ट काम नहीं कर सकते आपका बॉडी अगेंस्ट वायरल अटैक्स। ठीक है, ऑन अ नॉर्मल नोट याद रखना, आपका जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके हजारों स्ट्रेन्स, there are many strains. We know that viruses have uracil and OH position number 2 of the carbon. As a result, easily prone to photochemical mutation. लोगों ने इंग्लिश में भी इसको देखा है। तो लगातार आपका ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो रोज हजारों नए स्ट्रेन्स बना लेता है। हो सकता है आज आपका एक वायरल इन्फेक्शन है, मे भी उस दौरान एक हफ्ते एक महीना बाद फिर से कोई दूसरा वायरस आपके बॉडी में वो सेम वाला घुसेगा, तब भी ये ट्रीटमेंट रहेगा। वो नया वाला स्ट्रेन घुसेगा तो तब भी वो ट्रीटमेंट रहेगा। तो क्या हम लोग रोज रोज अलग अलग मेडिकेशन देते, जब भी डॉक्टर के पास जाओगे वायरल इन्फेक्शन कोई एक ही देगा, एजिथ्रोमाइसिन पकड़ा एंटीबायोटिक, क्योंकि आपका बॉडी का इंटरफेरेंस खुद आपका वायरल इन्फेक्शन को क्योर करने का कैपेसिटी रखता है। जब क्योर नहीं कर सकेगा, बहुत ही सिवियर कंडीशन है, दूसरे सेल्स भी इन्फेक्टेड है, जैसे कि आपके हेपेटाइटिस सेल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, तब ये इंटरफेरेंस थोड़ा सा वीक पड़ जाती है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं होती। बट अदरवाइज दिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच viral treatments in your body is carried out by your own system. As a result, we don't need any medication for viral fever. Symptoms persist 3 to 7 days. Thereafter, you are cured. Medicine लो, नहीं, गर्म पानी पियो, आराम से रेस्ट में रहो, थोड़ा सा धूप में बैठो, न लगने मत दो, कोई भी दूसरा इन्फेक्शन नहीं होगा, अपने आप एक वायरल डिजीज से क्योर हो सकते। This is because of interference. You know, these interferons play a very major role. आपका membrane attack complex play a very important role in controlling cancers in our body. जब ultimately आपका immune system नहीं सकता है और तब कैंसर का डिटेक्शन, डॉक्टर के पास जाते हो, बहुत कम केसेस में आप देखोगे अगर रिलेटिव्स ऑलरेडी बोलेंगे कैंसर का एडवांस स्टेज में, दिन कोई सिम्टम्स ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम MACs बना रहा था, इंटरफेरॉन्स बना रहा था एंड कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था आपका बॉडी, लेकिन फाइनली फेल हो गया, इसके चलते डिजीज एक्सपोज्ड हो। Getting? So interferons are going to be a part of the second line of defense. What are they? They are cytokines. Cytokines कहाँ से आया? Cytokines आया